नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार गिरी और मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है शुगर क्लासेस फॉर एग्रीकल्चर। दोस्तों, आज हम सब लोग एक कॉम्पिटिटिव बुक ऑफ एग्रीकल्चर जिसको डॉक्टर नीमराज सुंडा जी ने लिखा है, आज हम लोग इसका 50वां लेक्चर पढ़ने वाले हैं, जिसमें आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, यानी कि शुगर केन की कल्टीवेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ये क्रॉप काफ़ी बड़ी है, इसी वजह से इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। पहले पार्ट में आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ चीज़ें और कुछ चीज़ें जो बच जाएंगी उसको आज हम दूसरे पार्ट में फिर बाद में कल डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुगर केन की कल्टीवेशन का ये पहला पार्ट। शुगर केन जो होता है इसको हिंदी में बोलते हैं गन्ना, और शुगर केन का जो प्लांट होता है वो इस तरीके से होता है। बेसिकली जो शुगर केन होता है ये एक पेरेनियल प्लांट होता है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसको एज ए एनुअल की तरह ग्रो किया जाता है, जबकि साउथ इंडिया में इसको एनुअल और पेरेनियल दोनों के तरीके से ग्रो किया जाता है। शुगर केन का जो बॉटनिकल नेम होता है इसको बोलते हैं सेकेरम ऑफिसिनेरम, और सेकेरम ऑफिसिनेरम जो होता है इसी को हम नोबेल केन भी बोलते हैं। ठीक, नोबेल केन किसको बोलते हैं, सेकेरम ऑफिसिनेरम को ही बोलते हैं। ठीक, ये जो नोबेल केन होता है इसको इंडिया में बहुत ज़्यादा ग्रो किया जाता है, और इंडिया ही नहीं, जितने भी शुगर केन की प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, जो मेजर शुगर केन प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं, चाहे वो क्यूबा हो, ब्राज़ील हो या इंडिया हो, सब जगह ज़्यादातर जो नोबेल केन होता है इसी को ही ग्रो किया जाता है। इन इंडिया ग्रेट रिसर्च ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ केन इज़ डन बाई टी.एस. वेंकटरमन। टी.एस. वेंकटरमन एक ब्रीडर थे जो शुगर केन के हाइब्रिडाइजेशन के लिए काफ़ी वर्क किए थे। तो इन्हीं के इसी वर्क को कंसीडर करते हुए, ध्यान में रखते हुए, इनको क्या कहा जाता है, शुगर केन विजार्ड कहा जाता है। ये शुगर केन विजार्ड के नाम से भी फेमस हैं। कौन, टी.एस. वेंकटरमन। ठीक, जो सेकेरम वर्ड है, जो इसके बॉटनिकल नेम में जो सेकेरम वर्ड आया है, ये सेकेरम वर्ड संस्कृत के वर्ड शर्करा से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है शुगर, मतलब मीठा। जो शुगर केन इंडस्ट्री है, शुगर केन इंडस्ट्री is the largest agro-based processing industry after textile in India। अगर हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो ये टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बाद दूसरी सबसे बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है। पहले नंबर पर टेक्सटाइल इंडस्ट्री आती है, जिसमें कपड़े बनाने का काम होता है, चाहे वो कपास के कपड़े बनाए जाएँ, चाहे जूट के कपड़े बनाए जाएँ, और चाहे रेशम के कपड़े बनाए जाएँ। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है जो इंडिया में है। दूसरी जो सबसे बड़ी प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है इंडिया में वो कौन सी है, वो शुगर इंडस्ट्री है। ठीक, अगर हम बात करें करंट डाटा की 2023 की, ये गलती से लिख उठा है 2006, इसको लिख लेना 2023। तो इन द ईयर ऑफ 2023 द मैक्सिमम नंबर ऑफ फैक्ट्रीज इज अराउंड 432 शुगर केन प्रोसेसिंग फैक्ट्रीज। शुगर केन की जो फैक्ट्रीज हैं इंडिया में वो इस समय लगभग 732 फैक्ट्रीज़ हैं, जिसमें से 327 जो फैक्ट्रीज़ हैं वो कोऑपरेटिव सेक्टर की फैक्ट्रीज़ हैं, और उसमें 362 जो फैक्ट्रीज़ हैं वो प्राइवेट सेक्टर की फैक्ट्रीज़ हैं, और उसके बाद 43 कितनी हैं, 43 पब्लिक सेक्टर की फैक्ट्रीज़ हैं। तो इन्हीं को कोऑपरेटिव सेक्टर के 327, प्राइवेट सेक्टर के 362 और पब्लिक सेक्टर के 43, इन्हीं तीनों को मिलाकर कितना बन रहा है, 732 शुगर केन की फैक्ट्रीज हैं। अब बात समझो, ये जो डाटा है यह हो सकता है इन द नियर फ्यूचर कम हो जाए या बढ़ जाए। बात समझ लेते हैं कि कोऑपरेटिव क्या होता है। कोऑपरेटिव जो होता है इसमें कुछ गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, और इसमें ढेर सारे लोग मिलकर एक साथ कॉपरेशन बनाते हैं और फिर एक फैक्ट्री लगाते हैं तो चलाते हैं। तो उस तरीके की फैक्ट्रीज़ को कोऑपरेटिव फैक्ट्री बोलते हैं। जो प्राइवेट फैक्ट्रीज होती हैं इनको प्राइवेट सेक्टर के लीडर ऑन करते हैं, यानी कि कोई प्राइवेट कंपनी इसको ऑन करती है। जो पब्लिक सेक्टर होता है ये फुल्ली गवर्नमेंट कंट्रोल में होता है, यानी कि जो 43 कंपनियां हैं, 43 जो शुगर केन की फैक्ट्रीज हैं इंडिया में, वो गवर्नमेंट इनको चलाती है, वो पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हैं। अगर हम फैमिली की बात करें तो शुगर केन की जो फैमिली है वो ग्रेमिनी है, या पोएसी कहते हैं इसको। ग्रेमिनी इसका नया नाम है, पोएसी इसका पुराना नाम है। ठीक, तो जो शुगर केन की जो फैमिली है यही फैमिली राइस की है, वीट की है, मेज की है, ज्वार की है, बाजरा की है, और जितने मिलेट्स हैं उनकी है। ये सब फैमिली किसकी है, ग्रेमिनी की। गन्ना भी उसी फैमिली में आता है, ग्रेमिनी या पोएसी में। इसके अंदर जो सेकेरम ऑफिसिनेरम जो वैरायटी है,
सेकेरम ऑफिसिनेरम वाला जो गन्ना है जिसको हम नोबल केन बोलते हैं, उसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n = 80 हैं। कितने हैं? 80 क्रोमोसोम नंबर उसमें पाए जाते हैं। ये एक जो शुगर केन है ये एक पेरानियल प्लांट है। बेसिकली ये होता पेरानियल है, लेकिन नॉर्थ इंडिया में इसको हम एनुअल के तरीके से ग्रो करते हैं, साउथ इंडिया में इसको एनुअल और पेरानियल दोनों के तरीके से ग्रो करते हैं। जो अर्धसाली गन्ना होता है जो लगभग 15 से 18 महीने में मैच्योर होता है उसको पेरानियल के तरीके से ग्रो किया जाता है, और ऐसा गन्ना जो विदिन 12 मंथ ग्रो हो जाता है यानी 12 महीने से कम में ग्रो हो जाता है उसको हम एनुअल प्लांट के तरीके से ग्रो करते हैं। इसका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है वो एरो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस होता है। ये है एरो टाइप के इन्फ्लोरेसेंस का एग्जाम्पल। एरो टाइप का इन्फ्लोरेसेंस इस तरीके का होता है। जिस भी क्रॉप में, वीड में या पौधे में इस तरीके का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? एरोस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस। जब ये इन्फ्लोरेसेंस निकल रहा होता है, इसके इन्फ्लोरेसेंस निकलने की प्रोसेस को बोलते हैं एरोइंग। काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एरोइंग किस क्रॉप से रिलेटेड है, तो आपकी कौन सी क्रॉप है? वो शुगर केन है। शुगर केन से रिलेटेड होता है एरोइंग। जो शुगर केन होता है वो बेसिकली एक C4 प्लांट होता है। प्लांट 3 तरीके के होते हैं, C3 प्लांट, C4 प्लांट और कैम प्लांट। तो C3, 4 और कैम प्लांट, इन तीनों प्लांट्स के बारे में मैंने जब क्रॉप फिजियोलॉजी पढ़ाई है, प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो वहाँ पे मिल जाएगी क्रॉप फिजियोलॉजी, वहाँ पर मैंने बताया है C3, C4 और कैम प्लांट क्या होता है। तो आपको अगर नहीं आता हो तो वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ये इंटरमीडिएट शॉर्ट डे प्लांट है। मतलब बेसिकली ये होता तो शॉर्ट डे प्लांट है, यानी कि इसकी जो सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है वो कम होती है, लेकिन अगर सनलाइट इसको ज़्यादा भी मिल जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यानी कि ये लॉन्ग डे और शॉर्ट डे दोनों में ही ग्रो हो सकता है। लेकिन वास्तव में है कैसा? ये है एक शॉर्ट डे प्लांट। शुगर केन इज ट्रॉपिकल प्लांट। ये ट्रॉपिकल प्लांट होता है। इसको ग्रो करने का जो सबसे लग्जेरियस क्लाइमेटिक कंडीशन होती है वो साउथ इंडिया में पाई जाती है, और साउथ इंडिया में पाए जाने की वजह से ही जो प्रोडक्टिविटी है शुगर केन की वो साउथ इंडिया में ज़्यादा है। प्रोडक्टिविटी साउथ इंडिया में ज़्यादा है और प्रोडक्शन नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। समझ गए बात? इसके बाद अगर ओरिजिन की बात करें तो जो शुगर केन का ओरिजिन है वो न्यू गुनिया माना जाता है, यानी कि इंडियन जो पेनिनसुला है, यानी कि इंडिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं इन्हीं के आसपास में क्या माना जाता है? शुगर केन का ओरिजिन माना जाता है। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो जो शुगर केन होता है इसको 3 तरीके से क्लासीफाई किया गया है इनके स्पेसीज़ के अकॉर्डिंग। जीनस तो सबके शुगर केन की सेकेरम ही है, लेकिन स्पेसीज इनकी अलग अलग है। तो कल्टीवेशन के हिसाब से इनको 3 तरीके से ग्रो किया जाता है। मतलब 3 टाइप के, तीन स्पेसीज के जो शुगर केन होते हैं वो ग्रो किए जाते हैं, जिसमें सबसे पहला है सेकेरम ऑफिसिनेरम, जिसको अभी हमने पढ़ाया। नोबल केन होता है। ये ट्रॉपिकल केन होता है। ट्रॉपिकल केन में ज़्यादा, मतलब ट्रॉपिकल कंडीशन में ज़्यादा ग्रो किया जाता है। थिक एंड जूसी होता है, काफ़ी थिक होता है और जूस इसमें ज़्यादा होता है। फाइबर इसके अंदर काफ़ी कम मात्रा में होता है। इसके अंदर जो 2n होते हैं वो 80 होते हैं। जितना महिमा मंडन अभी मैंने किया शुगर केन के बारे में जो पढ़ाया या अभी आगे जो पढ़ाया जाएगा वो ज़्यादातर इसी वेराइटी के बारे में पढ़ाया जाए, इसी स्पीसीज़ के बारे में पढ़ाया जाएगा, सेकेरम ऑफिसिनेरम जो है, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा ग्रो किया जाता है। बात समझो कि शुगर जो होता है, शुगर केन, इसमें 2 कंपाउंड होते हैं। एक तो होता है जूस और दूसरा होता है फाइबर। अगर जूस ज़्यादा होगा तो फाइबर कम होगा, फाइबर ज़्यादा होगा तो जूस कम होगा, ऐसे समझो। मतलब एक ज़्यादा होगा तो दूसरा कम होगा। कंपनी को क्या चाहिए? कंपनी को ढेर सारा जूस चाहिए, क्योंकि जूस से ही वो शुगर निकालेगा। और किसानों को क्या चाहिए? किसानों को मैक्सिमम अमाउंट चाहिए, मैक्सिमम कॉस्ट ऑफ रिटर्न चाहिए। ठीक, उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा चाहिए। तो कंपनी जो रिकमेंड करेगी वही किसान ग्रो करते हैं, इससे उनको ज़्यादा रिटर्न मिले। समझ गए? तो जिस शुगर केन में जूस की मात्रा ज़्यादा होती है और फाइबर का कंटेंट कम होता है उसको अच्छा माना जाता है कि इसको कल्टीवेट किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरा है सेकेरम बारबेरी, इसका जो ओरिजिन है वो इंडिया माना जाता है। इसको इंडियन केन भी बोलते हैं, यानी कि भारतीय गन्ना भी इसको कहा जाता है। इसके अंदर जो शुगर होता है वो काफ़ी कम मात्रा में होता है और फाइबर इसके अंदर ज़्यादा होता है, जो एक अच्छी क्वालिटी नहीं होती। अगर शुगर कम है, सुक्रोज कम है और फाइबर ज़्यादा है तो ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये शॉर्ट और थिक होता है, शॉर्ट एंड थिन स्टॉक होता है इसका, और इसके अंदर जो क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो 82 से 124 के आसपास में पाए जाते हैं। फिर जो तीसरा टाइप का क्लासिफिकेशन है वो है
सेकेरम साइनेंसिस, जिसको हम चाइनीज केन भी बोलते हैं। सेकेरम साइनेंसिस को क्या बोलते हैं, एक चाइनीज केन भी बोलते हैं। इसके अंदर जो सुक्रोज होता है वो काफ़ी मीडियम अमाउंट में पाया जाता है, और कार्बन जो होता है फाइबर जो होता है इसके अंदर हाई अमाउंट में पाया जाता है, यानी कि फाइबर इसमें ज़्यादा पाया जाएगा, सुक्रोज इसमें मीडियम कंटेंट में पाया जाएगा। इसको चाइनीज केन भी बोलते हैं। लॉन्ग एंड थिन स्टाक इसका होता है, और इसमें जो 2n क्रोमोसोम नंबर होते हैं वो कितने होते हैं, 118 क्रोमोसोम नंबर पाए जाते हैं। इन 3 स्पीसीज के साथ साथ शुगर केन में 2 वाइल्ड स्पीसीज भी होती हैं, जिसमें सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है और दूसरा सेकेरम रोबस्टम होता है। तो जो सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है वो वेरी लो शुगर एंड वेरी हाई फाइबर कंटेंट। जो सेकेरम स्पॉन्टेनियम होता है इसके अंदर शुगर काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है और फाइबर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। इसी वजह से इसको ग्रो नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अच्छी क्वालिटी नहीं मानी जाती है। फिर दूसरा है सेकेरम रोबस्टम, जिसके अंदर जो शुगर है वो काफ़ी कम मात्रा में पाया जाता है और सीड एंड सोइंग होती है। बात समझो कि जब ये वाइल्ड है यानी कि जंगली टाइप का है तो इसको कोई ग्रो करेगा नहीं, तो ये खुद से ही ग्रो होगा, और जब काटा नहीं जाएगा तो एक समय पर आकर इसमें फ्लावरिंग हो जाएगी और सीड जो होंगे वो फिर से ज़मीन में गिर जाएंगे। फिर वो जो सीड ज़मीन में गिरे रहेंगे एक समय बाद फिर से जर्मिनेट होंगे और फिर से वो शुगर केन इसी तरीके से खरपतवार को ना कोई काटता है ना कोई उगाता है, अपने आप चलता रहता है। उसी तरीके से ये रोबस्टम वाली वेराइटी में चलती रहती है, इसीलिए इसमें सीड सोइंग्स भी होता है, यानी कि इसका सीड भी बोया जाता है। जैसे शुगर केन में ट्रांसप्लांटिंग होती है उसके सेट्स को लगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, सीड सोइंग हो जाती है, मतलब सीड गिरेगा अपने आप वो फिर उग जाएगा। इस तरीके से होता है। मटेरियल यूज्ड फॉर सोइंग इज नोन एज सीड पीसेस एंड सेट्स। जो मटेरियल यूज़ करते हैं शुगर केन के सोइंग के लिए उसको बेसिकली बोलते हैं हम सेट्स, जिसके अंदर 2 से 3 नोड्स होते हैं और फिर उनके बीच बीच में इंटरनोड भी होता है। ठीक, 2 से 3 नोड वाला जो सेट होता है वही अच्छा माना जाता है शुगर केन को ग्रो करने के लिए। बेसिकली ज़्यादातर जो ग्रो करते हैं उसमें 3 नोड वाले जो गन्ने का टुकड़ा होता है वो ग्रो किया जाता है। टॉप 1/3 to 1/2 पोर्शन ऑफ cane being comparatively immature having high glucose content good for germination। जो सेकेरम, जैसे मान लो ये गन्ना है, ठीक, गन्ने के आधा से लेके, या ऐसे बात करो कि यहाँ से, यानी कि इतना जो पार्ट होता है गन्ने का, यानी कि 1/3 से लेकर आधे पार्ट तक का जो गन्ना होता है ऊपर का, जैसे अगर हम इसको आधा बांध लें, दोनों बात समझाते हैं। जैसे मान लो इसको हमने 3 पार्ट में ग्रो काट कर लिया, तो ऊपर का जो ये वाला पार्ट है 1/3 पार्ट ये अच्छा माना जाता है। या उसके साथ साथ अगर हम बात करें तो अगर 1/2 कर दे तो यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक, यानी कि या तो इतना गन्ना ऊपर वाला या तो गन्ने का इतना पोर्शन, यही 2 पार्ट जो होते हैं ये गन्ने का ज़्यादातर यूज करना चाहिए हमको। किस लिए? जर्मिनेशन अच्छा करने के लिए, क्योंकि ऊपर वाला जो पोर्शन होता है गन्ने का उसके अंदर सुक्रोज कम होता है, क्योंकि ऊपर वाले पोर्शन में ग्लूकोज जो बना रहता है वो ग्लूकोज सुक्रोज में कन्वर्ट होने के लिए टाइम लगता है और वो कन्वर्ट सही से नहीं हुआ रहता है, तो उसमें ग्लूकोज ज़्यादा मात्रा में रहता है, सुक्रोज कम रहता है। आप लोगों ने देखा होगा कि जो गन्ना आप चूसते हैं तो गन्ने का जो ऊपरी वाला पोर्शन होता है वहाँ पर गन्ने में खट्टापन होता है, यानी कि वहाँ पर ग्लूकोज ज़्यादा होता है, और जो मीठा वाला पोर्शन होता है गन्ने का वो नीचे होता है। समझ गए? तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसमें ग्लूकोज ज़्यादा होता है, और जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो वो जर्मिनेशन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, यानी कि आसानी से आपका जो शुगर केन है वो जर्मिनेट कर जाएगा। तो अच्छे से जर्मिनेशन हो पाए शुगर केन में, इस वजह से क्या किया जाता है कि ऊपर का 1/3 से लेके आधा पार्ट तक ही यूज करते हैं। 3 बड वाले 35,000 से 40,000 सेट्स 1 हेक्टेयर की प्लांटिंग के लिए उपयुक्त होते हैं, यानी कि 35,000 से 40,000 अगर टुकड़े हैं आपके गन्ने के पास, गन्ने के 35,000 से 40,000 गन्ने के टुकड़े आपके पास हैं, तो आप 1 हेक्टेयर क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं। ठीक, इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसके वजन की, तो जो 35,000 से 40,000 जो टुकड़ा होगा ये लगभग 75 से 80 क्विंटल हो जाते हैं, यानी कि 75 से 80 क्विंटल अगर आपके पास गन्ना है तो आप उस गन्ने से 1 हेक्टेयर की बुआई आराम से ट्रांसप्लांटिंग कर सकते हैं। सेट्स शुड बी ट्रीटेड विथ 0.5% सॉल्यूशन ऑफ एग्लाल और एरेटान। पहले सॉल्यूशन बता देते हैं। 0.5% का मतलब होता है 1000 लीटर पानी में
कितना? 1000 लीटर पानी में जब हम 5 लीटर, क्या 1000 लीटर पानी में 5 लीटर जब हम कोई सॉल्यूशन मिलाते हैं तो वो सॉल्यूशन कितने का बनता है? 0.5% का सॉल्यूशन बनता है। समझ गए? तो 1000 लीटर पानी में अगर आपने 5 लीटर एगलाल या एरेटान डाल दिया तो उसको 0.5% का सॉल्यूशन बन गया, और इसी रेशियो में आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। समझ गए? तो जैसे मान लीजिए अभी 500 लीटर में आपको बनाना है, तो 500 लीटर अगर पानी है तो उसमें 2.5 लीटर डाल दीजिए एगलाल। समझ गए? इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ठीक, अगर 200 लीटर पानी है तो आप 1 लीटर यूज कर सकते हैं एगलाल या एरेटान दवा। इसको सॉल्यूशन बना के फिर इसी सॉल्यूशन में जो गन्ने का सेट होता है उसको डुबोया जाता है, और डुबो के फिर निकाला जाता है। उसके बाद फिर इसकी सोइंग होती है, इसकी ट्रांसप्लांटिंग फिर करते हैं। अगर हम टाइम ऑफ प्लांटिंग की बात करें तो शुगर केन जो होता है उसकी प्लांटिंग जो होती है वो बेसिकली 3 समय पर होती है। पहला है ऑटमन सीजन, दूसरा है अधसाली सीजन, और तीसरा है एकसाली सीजन। ठीक, ऑटमन प्लांटिंग, अधसाली प्लांटिंग एंड एकसाली प्लांटिंग। समझ गए? ये जो शुगर केन होता है इसमें जो ऑटमन प्लांटिंग होती है ये कब होती है? ये अक्टूबर के महीने में होती है। ऑटमन प्लांटिंग कब होती है? अक्टूबर महीने में होती है। और कहाँ पर होती है? नॉर्थ इंडिया में। नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर जो प्लांटिंग होती है वो ऑटमन प्लांटिंग कहलाती है, और ये कब होती है? ये अक्टूबर के मंथ में होती है। अधसाली प्लांटिंग मीन्स द प्लांट विच इज मेनली planted in the month of June to July. It is basically a 15 to 18 month crop. इसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो 15 से 18 महीने में की जाती है। इसको हम बोलते हैं अधसाली प्लांटिंग। समझ गए? इट इज़ कॉमनली ग्रोन इन महाराष्ट्र। अधसाली मतलब 1 साल और फिर आधा साल। 1 साल और आधा साल अगर 12 और 6 कर दोगे तो 18 साल हो जाएगा, 18 महीने हो जाएगा। तो वही 18 महीने में इसको ग्रो किया जाता है अधसाली। बेसिकली कहाँ ग्रो किया जाता है? महाराष्ट्र या साउथ इंडिया में ग्रो किया जाता है। फिर एकसाली होता है, इसको स्प्रिंग प्लांटिंग भी बोलते हैं। ये कब प्लांट किया जाता है? ये जनवरी फरवरी के आसपास में किया जाता है। टेक अबाउट 1 ईयर ऑफ प्लांटिंग फॉर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग में लगभग 1 साल का समय लगता है, यानी कि जनवरी फरवरी में इसको ग्रो करते हैं और अगले साल जनवरी फरवरी आते आते इसको फिर क्या कर लेते हैं? हार्वेस्ट कर लेते हैं। इट इज़ कॉमनली ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया में 2 ही क्रॉप ग्रो होती हैं, एक तो ऑटमन जिसको अक्टूबर में ग्रो करते हैं, और दूसरा जनवरी एंड फरवरी के मंथ में ग्रो करते हैं। समझ गए? तो जनवरी से फरवरी वाला जो है ये काफ़ी अच्छा माना जाता है। जनवरी फरवरी वाला ठीक ठाक होता है। इसके साथ साथ जो प्लांटिंग मेथड होता है, इसके प्लांटिंग मेथड में फ्लैट बेड प्लांटिंग, फैरो मेथड प्लांटिंग और ट्रेंच मेथड ऑफ प्लांटिंग, यह 3 तरीके के प्लांटिंग मेथड शुगर केन में यूज किए जाते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं फ्लड प्लांटिंग में क्या होता है। प्लांटेड सैलो 8 to 10 सेंटीमीटर डीप, फरो एट 75 to 90 सेंटीमीटर डिस्टेंस। इट इज़ फॉलोड इन नॉर्थ इंडिया। बात समझो, जो फ्लैट प्लांटिंग होती है उसमें सबसे पहले क्या करते हैं? ऐसे रिज और फरो बना लेते हैं। ये हो गया रिज, ये हो गया फैरो। ठीक, ये जो नीचे वाला पोर्शन है, जो गड्ढे वाला पोर्शन है, इसको बोलते हैं रिज, और ऊपर वाला इसको बोलते हैं, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं फैरो, और ऊपर वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? रिज। तो पहले ऐसे रिज बना लेते हैं। एक रिज मेकर आता है, उस ट्रैक्टर से कान खींचते हैं, इसको कान भी कहते हैं गाँव में। तो इस तरीके से खींच लेते हैं। उसके बाद इसी बीच में यहाँ पर सेट्स डाल देते हैं गन्ने के, जो उनकी हमको बुआई करनी है। उसके बाद इसके ऊपर पटेला चलाकर इसका जो रिज वाला पोर्शन, इसकी मिट्टी यहाँ, इसकी मिट्टी यहाँ, ऐसे डाल के इसको ऐसे बराबर कर देते हैं। तो इस टाइप का जो मेथड होता है वो उसको फ्लैट प्लांटिंग मेथड बोलते हैं। इसमें जो गन्ना होता है वो 8 से 10 सेंटीमीटर डीप होता है, यानी कि अगर इसके इसे वर्टिकल डिस्टेंस देखी जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस, इसके रिज से इसके फैरो तक की यहाँ की डिस्टेंस जो होगी वो 8 से 10 सेंटीमीटर डीप मानी जाती है। ये नॉर्थ इंडिया में ज़्यादातर ग्रो किया जाता है फ्लैट बेड। उसके बाद फैरो मेथड ऑफ प्लांटिंग फॉलोड पार्टिकुलरली इन हैवी सॉइल। कोई सॉइल ऐसी है जो क्ले सॉइल होती है, क्ले सॉइल या ऐसी सॉइल जिसको कल्टीवेशन के टाइम पर, टीलेज के समय पर, जुताई के समय पर क्या होता हो, ज़्यादा रेजिस्टेंस लगता हो, यानी कि इसके जुताई में ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती हो ट्रैक्टर को, चाहे बैलों को, या अगर हम कुदार या फावड़े से काम कर रहे हैं तो अगर ज़्यादा उसमें पावर लगानी पड़ रही है तो ऐसे समझो कि वो सॉइल कैसी है? हैवी सॉइल है। आपकी ब्लैक सॉइल होती है, जो क्ले सॉइल होती है, ये सबको हैवी सॉइल माना जाता है। ठीक, और जो आपकी सैंडी सॉइल होती है इसको लाइट सॉइल माना जाता है, क्योंकि लाइट सॉइल में कल्टीवेशन करना, तो टीलेज वाली ऑपरेशन करना, टीलेज ऑपरेशन वहाँ पर कंपेरेटिवली ईजियर होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर
आसानी से हम जुताई कर सकते हैं, ज़्यादा बहुत पावर नहीं लगाना पड़ता। तो फैरो मेथड कहाँ ज़्यादा यूज करते हैं, वो हैवी सॉइल में यूज करते हैं। एडॉप्टेड 10 to 15 सेंटीमीटर डीप फैरो, इसमें भी उसी तरीके से फैरो बनाते हैं। कितना, 10 से 15 सेंटीमीटर गहरा फैरो बनाते हैं। लेकिन इसमें बस इतनी ही दिक्कत होती है कि इसका जो रिज एंड फैरो बना होता है ये बिल्कुल बराबर नहीं करते हैं। थोड़ी थोड़ी मिट्टी ऊपर से काट काट के गन्ने को ढक दिया जाता है, बाकी वो रिज और फैरो ऐसे ऊपर नीचे ऐसे नाली बनी रहती है। तो इसको क्या बोलते हैं, ये फैरो मेथड की प्लांटिंग होती है। उसके बाद जो तीसरा है वो है ट्रेंच मेथड प्लांटिंग। ये फॉलो किया जाता है टाल ग्रोइंग केन एरियाज में, सच एज कोस्टल एरिया टू प्रोटेक्ट क्रॉप लॉजिंग। बात समझो, जो कोस्टल एरिया होती है वहाँ पर दिन में और रात में तेज हवाएं चला करती हैं, ठीक। और मानसून का जब सीजन आता है तो उस सीजन में हवाएं तो और तेज चलने लगती है, और मानसून के सीजन में ही गन्ने की हाइट बढ़ रही होती है कस के, ठीक। बहुत तेजी से मानसून के समय पर इसकी हाइट गन्ने की बढ़ रही होती है। तो अगर हम ट्रेंच मेथड की प्लांटिंग नहीं करेंगे तो गन्ना जो आपका है वो हवा की वजह से गिर जाएगा, पसर जाएगा, जमीन पर फैल जाएगा। इसीलिए ट्रेंच मेथड की प्लांटिंग करते हैं। कहाँ पर करते हैं, कोस्टल एरिया में। क्यों, क्योंकि वहाँ पर हवाएं तेज चलती हैं, हवाओं से बचाव के लिए पौधे को सहारा मिल जाए, इसीलिए ट्रेंच मेथड की प्लांटिंग करते हैं। ऐसे समझो कि फैरो मेथड का, नॉर्मली ऐसे समझ लो कि जो फैरो मेथड होता है इसी का बाप होता है ट्रेंच मेथड। फैरो मेथड में जो फैरो होता है वो छोटा छोटा होता है, और जो ट्रेंच वाला मेथड होता है इसमें थोड़ा जो फैरो होता है, जैसे मान लो ये फैरो मेथड हो गया और ये वाला क्या हो गया, ये ट्रेंच मेथड हो गया। समझ गए। तो यहाँ वाला जो ये ट्रेंच वाला पोर्शन है यहाँ पर गन्ने को लगाया जाता है। समझ गए बात। उसके बाद फिर क्या है, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। आपके जो शुगर केन की क्रॉप है ये हैवी फीडर क्रॉप मानी जाती है, यानी कि इसको ग्रो करने के लिए आपको हाई अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर देना पड़ता है खेत में। इसीलिए इसको रिकमेंड किया जाता है कि लगभग 2 साल के बाद फिर हमको फसल बदल देनी चाहिए। एक बार हमको ट्रांसप्लांटिंग वाली क्रॉप ले लेनी चाहिए और दूसरी साल हमको रटून वाली क्रॉप ले लेनी चाहिए। इसके बाद हमको कोई और हेल्दी फसल जिसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट यानी कि लाइट फीडर जो क्रॉप हो उसको ग्रो करना चाहिए। जैसे कोई लेगुमिनस क्रॉप ग्रो कर दिया जाए या कोई और दूसरी क्रॉप ग्रो कर दिया जाए। बेसिकली रिकमेंड तो किया जाता है कि आप लेगुमिनस क्रॉप ग्रो करें, क्योंकि जो लेग्यूम क्रॉप आप ग्रो करेंगे तो इससे जो नाइट्रोजन की कमी हो गई थी गन्ने की बुआई करने से, वो नाइट्रोजन की कमी आप लेग्यूम क्रॉप को ग्रो करके पूरी कर सकते हैं। क्योंकि ये शुगर केन हैवी फीडर क्रॉप है, इसीलिए इसमें जो नाइट्रोजन होता है वो साल भर में कई बार देना पड़ता है, और साल भर में कुल मिलाकर लगभग 120 से 150 किलोग्राम नाइट्रोजन देना पड़ता है एक साल में। गन्ने में कम से कम 3 से 4 बार में। फास्फोरस जो होता है इसके अंदर लगभग 100 किलोग्राम फास्फोरस देना पड़ता है, और पोटास लगभग 60 किलोग्राम। तो 120 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन, 80 किलोग्राम फास्फोरस, 60 किलोग्राम पोटास, ये तीनों शुगर केन को ग्रो करने पर हमको खेत में डालने पड़ते हैं। द बेस्ट सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इन नॉर्मल सॉइल इज अल्मोनियम सल्फेट। सबसे अच्छा जो नाइट्रोजन का सप्लायर होता है शुगर केन के लिए वो कौन सा होता है, अल्मोनियम सल्फेट होता है। लेकिन अगर आपकी सॉइल थोड़ी सैलाइन है तो आप यूरिया डाल सकते हैं। अगर आपकी सॉइल एसिडिक है तो आप कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट, जिसको कैन खाद या किसान खाद भी बोलते हैं, इसको डाल सकते हैं। एसिडिक सॉइल के लिए कैन खाद, सैलाइन सॉइल के लिए यूरिया, और अमोनियम सल्फेट सबसे अच्छा माना जाता है शुगर केन के लिए। अगर हम इरिगेशन स्टेज की बात करें तो काफ़ी स्टेज होती है इरिगेशन की। कब कब करते हैं, पहली बात तो जर्मिनेशन। जो शुगर केन का जर्मिनेशन होता है वो लगभग 60 दिन तक जर्मिनेट होता रहता है, यानी कि बुआई के लगभग 2 महीने तक शुगर केन के जो स्प्राउट्स होते हैं, जो सीडलिंग्स होती हैं, वो ऊपर से निकलती रहती है, यानी जर्मिनेशन होता रहता है। इसके बाद 60 दिन से 180 दिन तक क्या होता है, फॉर्मेटिव स्टेज होती है। ये जो फॉर्मेटिव स्टेज होती है इसी में ढेर सारे ब्रांच निकल रहे होते हैं। सीडलिंग के बगल बगल से यहाँ से ढेर सारे ऐसे ब्रांच गन्ने में निकल रहे होते हैं, जिसको गांव में कहते हैं कि ब्यास ले रहा है, यानी कि गन्ने से गन्ना धीरे धीरे चौड़ा हो रहा है, ढेर सारे गन्ने वहाँ से निकल रहे, ढेर सारी स्प्राउट्स निकल रहे हैं। जो मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो फॉर्मेटिव स्टेज में होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैक्सिमम वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ शुगर केन क्रॉप इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज, जर्मिनेशन, फॉर्मेटिव, ग्रांड ग्रोथ एंड मैच्योरिटी। तो सबसे ज़्यादा किसमें होता है, फॉर्मेटिव स्टेज में वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। ग्रांड ग्रोथ जो पीरियड होता है वो 130 से लेकर 250 डेज होता है, डे आफ्टर प्लांटिंग, यानी कि 130 से लेकर 250
दिन आफ्टर प्लांटिंग, ये जो होता है ग्रोथ पीरियड होता है। इसी समय मानसून भी आ गया रहता है और मानसून जब आता है तो गन्ने को पानी अच्छे से मिलने लगता है, टेम्परेचर भी इसके अनुकूल हो जाता है, जिससे गन्ने की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी बूस्ट हो जाती है, काफ़ी तेज़ी से गन्ना ग्रो करने लगता है। गर्मी के समय में जो फॉर्मेटिव स्टेज होती है, इस समय गन्ने की बेसिकली बोलो तो चौड़ाई बढ़ती है, यानी कि ढेर सारे गन्ने निकल रहे होते हैं। और जब ग्रैंड ग्रोथ पीरियड आता है तो जो गन्ने निकले थे ढेर सारे, वो गन्ने धीरे धीरे लंबा होना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैच्योरिटी का पीरियड आता है जो 250 से 365 दिन के आसपास में होता है। इस पीरियड में क्या होता है कि गन्ने के अंदर जो ग्लूकोज था वो ग्लूकोज धीरे धीरे सुक्रोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि ऐसे बोलो कि गन्ना मीठा होना शुरू हो जाता है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें कि फेरो मेथड ऑफ इरिगेशन इज मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ इरिगेशन इन शुगर केन। शुगर केन में जो शुगर के इरिगेशन का मेथड है वो सबसे अच्छा होता है फेरो मेथड, क्योंकि इसमें वाटर यूज इफिशिएंसी भी कम होता है और हमको सिंचाई बार बार करनी पड़ती है। जैसे एक कहावत कही गई है कि तीन सिंचाई 13 गुण, तब देखो गन्ने की पूर। तो गन्ने की सिंचाई कई बार करनी पड़ती है, तो इसी वजह से फेरो मेथड जो होता है इसमें पानी भी कम लगता है और इजीली हम इसकी सिंचाई भी कर सकते हैं, तो वो सबसे अच्छा मेथड माना जाता है। अंडर हाई टेम्परेचर सुक्रोज गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूस बिकम पुअर। जब टेम्परेचर इन्वायरमेंट का ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर ज़्यादा हो जाने की वजह से जो सुक्रोज है शुगर केन में वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब सुक्रोज ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा तो ऐसा समझो कि गन्ना जो है वो मीठा नहीं रहेगा, वो खट्टा टाइप का हो जाएगा, समझ गए, जिससे जो शुगर केन की क्वालिटी है वो क्या हो जाएगी, पुअर हो जाएगी, शुगर केन खराब हो जाएगा। इसीलिए जब फरवरी मार्च में गन्ने की कटाई नहीं होती है, अप्रैल मई में कटाई होने लगती है, तो उस समय गन्ने की क्वालिटी काफ़ी घट चुकी होती है। समझ गए बात? तो आज के लिए केवल इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आपके जो भी सुझाव हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, मैं उसको पूरी करने की भरसक कोशिश करूँगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।